देखो बेटा, दो वर्ड है यहाँ पर, पहला है वर्ड है इंडियन और दूसरा वर्ड है लॉजिक। पहले इन दोनों को समझना पड़ेगा कि इंडियन क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, समझे? तो जरा ध्यान से समझना। पहला इसमें से एक वर्ड उठाओ, नाम है इसका लॉजिक। अब मुझे कोई बताएगा कि लॉजिक मतलब क्या होता है? और मैंने आपसे कहा है बेटा, जितने भी पीवाई की स्क्रीन पर दिखाए हैं सब आपको प्लग जबते बन जाएगा, पहले इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। ये शब्दों का जाल बिछा है और लोगों के दर्शन के या विचारों को ही समझना और कुछ भी नहीं करना उसी को। अब कोई मुझे बताएगा कि लॉजिक मतलब क्या होता है? तर्क या सोचना, कारण देना, और कुछ? देखो बेटा, एक सिंपल सी बात होता है, लॉजिक मतलब अगर आपने कहा कि किसी चीज़ के बारे में सोचना या तर्क देना होता है, तो बेटा ये हिंदी ग्रामर की बात करता है या फिर इंग्लिश ग्रामेटिकल फॉर्म पढ़ते हैं उसमें। हम तो ग्रामर नहीं पढ़ रहे, हमने यहाँ पे एक ये क्या लिखा है, मुझे राम लिखा है ना, बातों से मत पलटना। कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँगा तो क्यों? अभी तो आप राम में अटके थे, फिर रैम में चले गए। कहने का मतलब ये क्या था, इस वर्ड को क्या कहा जाए वो इस बात पर डिपेंड करता है इस वर्ड का कौन सा सिलेबस या सब्जेक्ट यूज कर रहा होता है। अगर आपने सिंपल बोला लॉजिक मतलब सोचना है, तो बेटा इसका मतलब है कि जब मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, सोचना या तर्क लगाना आपके पास लॉजिक कहलाता। हम तो ग्रामर पढ़ नहीं रहे, बात समझे? यानी कि ये पोर्शन आपके पास, इसका मतलब लॉजिक का मतलब सोचना यहाँ पे नहीं होगा। अब बात आ गई कि सर लॉजिक मतलब हमारे इंडियन लॉजिक सिस्टम के हिसाब से क्या होता है। तो देखो बेटा, इंडियन लॉजिक के हिसाब से लॉजिक का कहने का मतलब होता है, इसका मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में किस तरह एग्जिस्ट करता है, इसको जानने का जो प्रोसेस होता है, इसको जानने के लिए कुछ प्रोसेस चाहिए होगा कि कैसे हम पहचाने कि कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल समझना, मैंने आपसे क्या कहा, इस बोतल में क्या आपके पास पानी, पक्का? चलिए, सेकंड पॉइंट बोला मैंने आपको कि बताइए ये पानी ठंडा है या गर्म है, कैसे पता करेंगे? टच करके। चले, ये कुछ होगा। दूसरा चीज मैंने आपसे पूछा कि ये पानी मीठा या नमकीन है, कैसे पता करेंगे आप? टेस्ट करके। यही कुछ होगा। तो अगर दूसरा चीज कहूंगा कि इसके अंदर पानी है या पेट्रोल, कैसे पता करेंगे आप? सूंघ के। तो वो तरीका मैंने आपसे क्या कहा, पहला ऑब्जेक्ट पूछा कि ये हॉट है या कोल्ड है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये भी तो है दुनिया में। सेकेंड चीज मैंने आपसे क्या कि वाटर है या फिर पेट्रोल है, डीजल है, जो भी मर्जी मान लो कि डीजल है, मान लो डीजल है, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट की पहचान है। तीसरा चीज मैंने कहा कि ये मान लो बेटा स्वीट है या फिर नमकीन है, तो इसके भी, ये भी तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको जानने के लिए आपने क्या कहा, अगर ये ठंडा है तो सर टच कर लीजिए, समझे? अगर आप ये मीठा या नमकीन है, टेस्ट कर लीजिए। पेट्रोल है, पानी है, तो सूंघ लीजिए। ऐसा थोड़ी कि पी लीजिए, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नाचेंगे हम, हैं? तो ये नहीं। तो ये दिमाग में ये प्रोसेस पॉइंट्स कहाँ से आया कि अगर ठंडा गर्म है तो हमें छूना ही पड़ेगा, समझे? मीठा या नमकीन है तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये दिमाग में ऑटोमेटिक नहीं आया, इसके पीछे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का एक पोर्शन, एक प्रोसेस चलता है, और जिसके कारण हम उस ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। मैंने कहा मेरे हाथ में एक मार्कर है, कौन सा कलर का है, तो कैसे पहचानेंगे आप? इसके लिए आप क्या करेंगे, आपका दिमाग क्या कहता है, उसे देखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी टच करके हम पता कर सकते हैं ये ब्लैक है, या तो टेस्ट करें, ऐसा तो कर नहीं सकते कि टेस्ट करके हम पता करें कि ये हमारा ब्लैक है, ऐसा नहीं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में है, देखो बेटा, दुनिया में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसके एग्जिस्टेंस होने के लिए हमारा दिमाग कुछ ना कुछ प्रोसेस करता है, और उसी प्रोसेस के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं लॉजिक। बात समझ में आया? लॉजिक मतलब क्या है? लॉजिक इज नथिंग बट द प्रोसेस बाय विच वी कैन डिसाइड, या फिर कहते हैं आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ इन यूनिवर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिसाइड करना या उसकी पहचान करने के लिए जिस तरह का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे हाथ में कौन से कलर का मार्कर है, तो आप इसको देख के नहीं कर सकते। अब अंधे को ये बोल दिया जाए कि कलर बताओ, तो थोड़ी बता पाएगा। हाँ, लेकिन अब मैं उसको बोल दूंगा इसका शेप बताओ, तो टच करके बता देगा, अच्छा सर ये तो गोल है, ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को एग्जिस्ट करने के लिए आपका दिमाग जो प्रोसेस करता है, उस पूरे प्रोसेस के मेथड को ही आप लॉजिक बोलते हैं। समझ में? अब ये लॉजिक काफ़ी अलग अलग लोगों ने लगाए। कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया में वही ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा जिसको देखा, छुआ, पकड़ा या टच किया जा सकता हो। समझ में? जैसे ये मार्कर है, दिख रहा है, इसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ऑब्जेक्ट का है, यानी कि दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे लोगों को जो बोला गया, जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया गया, कि उसको बोलते हैं मैटरलिस्ट।
समझे, जिन्होंने बोला कि दुनिया में वही चीज़ एग्जिस्ट करेगा जिसको देख छू के टच कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कंपलसरी नहीं है कि दुनिया में वही ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करे जिसको देखा, छुआ या पकड़ा जा सकता है। बोला कैसे, ये दिखाई दे रहा है यानी ये एग्जिस्ट करता है, इसको छोड़ दूं क्या हो जाएगा, क्यों, ग्रेविटी, वो भी तो है, उसको देखा छुआ बट है तो सही। तो ये सारे प्रोसेस जिससे किसी ऑब्जेक्ट के होने का एहसास हो सकता है, इन सारे प्रोसेस को जानने का जो कलेक्शन है, मेथड है, दैट इज कॉल्ड लॉजिक। समझ में आया, यहाँ लॉजिक का मतलब पूरी तरह से अलग हो गया। अब लॉजिक समझ में आया। अब यहाँ पे एक नया वर्ड है बेटा, इंडियन, समझो। अब इंडियन क्यों जोड़ा गया, तो देखो इसके आगे इंडियन नहीं जोड़ना चाहते तो कुछ और भी जोड़ सकते थे। देखिएगा दुनिया में, अब ये बताइए कोई ऑब्जेक्ट दुनिया में है, जैसे मान लो ठंडा है, गर्म, क्या सिर्फ हम इंडियन से ही से पहचान सकते हैं, वर्ल्ड के हर एक लोग पहचान सकते हैं। तो ये पूरा लॉजिक जो बना था, वर्ल्ड में 3 टाइप का लॉजिक बना था, याद रखिएगा। पहला लॉजिक था ग्रीक लॉजिक, दूसरा लॉजिक था हमारे पास चाइनीज लॉजिक, और तीसरा लॉजिक था हमारे पास इंडियन लॉजिक। देखिए अपना नोट्स में मैंने लिखवाया हुआ है, स्क्रीन पे देखिए, पहला ग्रीक, चाइनीज और इंडियन लॉजिक। क्लियर है। अब देखिएगा ग्रीक लॉजिक जो बहुत पुराना लिखा गया था, जिसको मिस्र मेसोपोटामिया में से लिखा गया था। इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है आपका, जैसे प्लूटो का नाम सुना है, अरिस्टोटल का, समझे, बुलियन, प्लूटो, अरिस्टोटल, मार्क्स, इन सब का उसमें कलेक्शन है कि उन्होंने अपने दर्शन और विचार दिए हैं। लेकिन आपको यहाँ ग्रीक के बारे में नहीं पढ़ना। दूसरा चाइनीज लॉजिक था। चाइनीज लॉजिक ये भी बहुत बड़ा महानतम लॉजिक है। वर्ल्ड में 3 महानतम लॉजिक बना हुआ है, ग्रीक, चाइनीज और इंडियन, समझे। चाइनीज लॉजिक के अंदर जो बड़े बड़े फिलोसफर थे, जैसे हित्सिंग, नाम सुना, वेनसांग, अरे हिस्ट्री वाले इतना तो पता होगा, हिस्ट्री, वेनसांग, यही कुछ होता है। तो इन सब का फिलोसफी उसके अंदर डाला गया, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को जानने का उन्होंने प्रोसेस या फिर उसको अपनाने का तरीका बताया। लेकिन अब आया कि इंडिया के जी ऋषि मुनियों द्वारा जब इस लॉजिक को अपनाने का या जानने का तरीका बनाया गया, इसलिए इसके आगे जोड़ दिया गया इंडियन लॉजिक, समझे। यानी कि इंसान द्वारा, यानी कि इंडिया के ऋषि मुनियों द्वारा जब कोई लॉजिक बना के आपके सिलेबस में डाला गया, उसे बोलते हैं इंडियन लॉजिक। और इसी इंडियन लॉजिक से आपको हर एक चीज को जानने का, हर एक कर्म कांड करने का तरीका पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मैंने कल एक महान पुरुष को देखा, वो बैठे हुए थे, हाथ में त्रिशूल था और गले में सांप था। तो आप किसके बारे में जानते हैं? शिव के बारे में, शिव भगवान के बारे में। अब मैंने कहा एक महान पुरुष को देखा, उसके बाएं और उनकी पत्नी और दाएं और उसका भाई था, तो किसको बोला हमने? तो ये चीजें आपके दिमाग में आई नहीं है, उनको लॉजिक के थ्रू आपके पास आया है, समझे। लॉजिक कहने का मतलब है इसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को पहचानने की हर एक नॉलेज है। इसलिए इस इंडियन लॉजिक को जो बोला जाता है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इसको सोर्स ऑफ नॉलेज बोला जाता है, सोर्स ऑफ नॉलेज, या फिर इसी को बोला जाता है मीन्स कहने का मतलब जानने का तरीका। क्लियर हुआ? तो आपके सिलेबस में वही लिखा, सोर्स या मीन्स ऑफ नॉलेज। यानी आप बेटा एक बार बताए, मैंने कौन से कलर की शर्ट पहनी है, तो ये आप बच्चे को जन्म से पता नहीं होता ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, उसके दिमाग में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें तो पहले से मिला हुआ है, कहीं ना कहीं से उसका इनिशियलाइजेशन हुआ है, बात समझे। तो ये लॉजिक हर एक ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को बताने का एक तरीका होता है, बात समझ में आए। और इंडिया के द्वारा लिखा गया है तो इंडियन लॉजिक हो गया। और चूंकि इस लॉजिक में हर एक चीज काम करने का, बेटा आपको किस तरह से जीना है, कैसे आप धर्म क्यों अपनाते हैं, आपको जीने का शैली आना चाहिए, समझे। आपको किसी चीज पे भरोसा हो कि अपने काम को आगे करना चाहिए, लोग इसीलिए धर्म अपनाते हैं। और कोई भी धर्म खराब थोड़ी है, सारे धर्म अच्छे हैं, बस अपनाने पर डिपेंड करता है कि आप किसे कितना अच्छे तरीके से अपनाते हैं। उसमें दिया हुआ है कि अगर दुनिया में भगवान है तो भूत प्रेत भी है, इसलिए अथर्ववेद बना है, सामवेद बना है, यजुर्वेद बना है, और एक कौन सा है, ऋग्वेद। तो उसमें दिया गया है। तो अब पता चल गया कि इंडियन लॉजिक को मीन्स ऑफ नॉलेज क्यों बोला गया, समझ में। अब आई, अब इंडियन लॉजिक के अंदर जिनका कंट्रीब्यूशन था, ये 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन था। कुछ यहाँ से देखो, कुछ नोट से देखो। कुछ लोगों ने इंडियन लॉजिक में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया, उसके लिए उन्होंने जो सोर्स माना, जैसे मैंने कहा ये राम जी ही हैं, आपको किसने बताया? बेटा ऑटोमेटिक नहीं मिला हमें, आप जिस धर्म में जानते हैं उसी धर्म के हिसाब से उसका पालन करते हैं कि ये राम जी है, शिव जी है, कृष्ण जी है, ब्रह्मा जी हैं, ये गणेश जी हैं, ऐसे कुछ है। तो हम बच्चे जन्म के साथ नहीं होते, हम उसे बचपन से सिखाते हैं, यही चीज़ है। और ये चीज़ें कैसे हमें, मुझे सिखाया गया तो मुझे पूर्वजों को सिखाया गया उनके से, और बाद में इसका ढूंढो तो इसका सोर्स मिला गया वेदास। वेदों में ही तो है हमारा कि राम जी ऐसे करना है, इनको इस तरह से पूजा करना है, शंकर भगवान ऐसे हैं, इनको पूरा भांग धतूरा वगैरह सारा चीज़ दो, जितने भी नशीली चीज़ें हैं बाबा जी को चढ़ा दीजिए, आपकी शादी ना हो जाए तो फिर बोल देना, समझे। और यही चीज़ आप राम जी को नहीं कर सकते, शादी नहीं होगी तो ये बात की भी गारंटी है।
समझे। तो सबको पूजा पाठ करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो इंडियन लॉजिक के अंदर जो पहला सोर्स दुनिया में जो पहला बना था वेदों का बना गया था। इसलिए ऐसे ऋषि मुनियों ने जिन्होंने वेद का इस्तेमाल करके इसके बारे में चीज़ें लिखी है कि कौन सी कैसे होगा, ऐसे ऋषि मुनियों का नाम पड़ा गया वेदास। ठीक है। और इसके अंदर आपको 6 ऋषि मुनि का इस्तेमाल करना है। आगे मैं पढ़ाऊंगा जिसके अंदर आप देखेंगे सांख्य दर्शन है, बद्रायन है, वैशेषिका है, कन्नड़ कश्यप है, सारे चीज अभी लिस्ट में आएगा, आपको पता चल जाएगा कि सबका अलग अलग होता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा बैठ जाओ, मैं करवाता हूँ। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारे पास वेदास। पीछे नहीं है गुड़िया सेठ, वहां बैठ जाइए। देखो ये बातें समझ में आ गया। यानी कि 6 ऋषि मुनियों द्वारा जब कोई चीजें बना के तैयार किया गया, ये वेदों का इस्तेमाल करके जब किसी ने, एक मिनट, देखो आ रहा है, देखो बेटा अब समझ में क्या वेदास किससे बोला गया। यानी वेदों को माध्यम मान के या सोर्स मान के आपको किसी ऑब्जेक्ट को जानने का तरीका बनाया गया, तो उसे लोगों को बोला गया वेदास, जो कि वेद को लेके प्रॉपर इसमें काम करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने वेद को माने और ऐसे लोगों को आस्तिक बोला गया, ऑर्थोडॉक्स। नाम सुना? ऑर्थोडॉक्स किसे बोला गया? वेद में कहता है कि भगवान है, समझे, उसका एग्जिस्टेंस है, भगवान है। तो ऐसे लोग जिन्होंने वेदों को मान के अपना सारी चीजें लिखी, उसको बोला गया ऑर्थोडॉक्स, या फिर इसे ही आस्तिक बोला गया, समझे, जिनको वेदों या भगवान पे भरोसा होता है। कुछ लोगों ने वेदों के अस्तित्व को पूरी तरह से मना कर दिया और ऐसे लोगों को बोला गया नॉन वेदास, समझे, जिन्होंने वेद को नहीं माना। उन्होंने जैसे कि वो कहते थे भगवान है, समझे। और दूसरा चीज है नॉन वेदास। अगर नॉन वेदास की बात करता हूं तो इसके अंदर जरा ध्यान समझना बेटा, नॉन वेदास के अंदर जो 2 लोग आए, इसमें आया पहला था, इसका नाम था लॉर्ड बुद्धा, नाम सुना बेटा, बुद्धा। और दूसरा जो थे इसका नाम था जैना, महावीर जैन। इन्होंने पूरे वेद के अस्तित्व को ही नकार दिया। उन्होंने सिंपल सा तरीका बोला कि देखिएगा, अब उन्होंने वेद के अस्तित्व के, कहते ना, वेद को नहीं नकारा उन्होंने, लेकिन वेद में जो होने वाले, जो देखिएगा बेटा, जो लोग उसके रक्षक कहलाए ना, जिसको ब्राह्मण के नाम से जाना गया, समझे। आपको पता है कि समाज 4 वर्णों में बटा है क्लियर है ना। ब्राह्मण का अलग काम दिया गया, लोगों ने खुद बनाया कि तू ब्राह्मण हो जा, पूजा पाठ करना, समझे, सारी चीजें। तू लड़ाई करना तो क्षत्रिय बन जा, किसी को बिजनेस करना हो तो बनिया बना दिया गया, समझे, और किसी को लोअर काम करना हो तो शूद्र के नाम से जाना गया। अब इन लोगों ने वेद को कटाक्ष नहीं कर दिया कि ये हमारा पूरा वेद ही खराब है ना, वेद का तो इन्होंने कटाक्ष ही नहीं किया, उसके होने वाले जो कर्म कांड है उसको मैनिपुलेट करने वाले का कटाक्ष किया। या देखिएगा कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, देखिएगा ब्राह्मण के रिगार्डिंग, अगर आप ब्राह्मण है प्लीज अथवा में मत लेना, मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ, समझे, उसकी बातों को मैं कटाक्ष करने वाला हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पे वेदों के अंदर क्या था कि वेद बहुत अच्छा था, लेकिन इसको करता धरता जो जिसका नाम था आप लोग ब्राह्मण के नाम से जानते थे, ये कुछ कहते थे। देखिएगा इन्होंने शुरुआत में इनका काम था पूजा पाठ करना, लेकिन पूजा पाठ करने से इनकी आमदनी होने लगी कब? तब इन्होंने, देखिएगा वेदों में लिखा है कि कोई भी काम करना चाहे तो पूजा कीजिए, पूजा पाठ करना चाहिए, उससे काम का स्टार्टिंग करना चाहिए। इन्होंने वेद में लिखा था कि पूजा करना चाहिए, समझे, उसके बाद दान देना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। दान देने के बाद पहला काम तो पूजा करना ही करना है, आप भी तो करते हैं, कोई भी चीज होता है तो थोड़ा बहुत पूजा कर ले, है ना। उसके बाद क्या करना, भोजन कराना चाहिए, ये अच्छा है। लेकिन इन लोगों ने अपना दिमाग लगा दिया, वेदों में लिखा था कि भोजन कराएं, दान दें, लेकिन पूजा तो कराना सबके था, और चूंकि ये तो कंपलसरी था लोगों के लिए। लेकिन जब इन्होंने अपना दिमाग लगा दिया, इसके आगे अपना नाम जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया कि आप पूजा कराने के बाद दान दें, किसे दें? ब्राह्मण को। भोजन कराएं, किसे? ब्राह्मण को। इनका जन्म क्यों गया बेटा? जब तक किसी चीज में डिमेरिट नहीं होता है तब तक उसके बारे में लोग सर्च करके नई चीजें नहीं बनाते। आपको रिसर्च पढ़ाया गया है ना, यही चीज है रिसर्च, मतलब जो सर्च किया गया उसको डिमेरिट निकाल के फिर से सर्च कीजिए, उसी को रिसर्च कहते हैं ना। तो एज इट इज यहाँ था, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि पूजा कीजिए, दान दीजिए और भोजन कराइए, बात समझे। लेकिन इन्होंने अपने आप के लिए दान दे दिया। अब एक शूद्र परिवार जिसके धर्म में लिखा है भाई अगर वो हिंदू है तो पूजा पाठ तो करेगा, अगर उसको पूजा, अगर उसके घर में एक कन्या है, खुद ही बेचारा दिन में खाता है, शाम में करता है, ब्राह्मण पूजा करने के लिए ब्राह्मण को गया, ब्राह्मण ने दिमाग लगा दिया भाई दान क्या देगा, वो अपनी इच्छा से मांगता भी क्या,
वो जमीन का टुकड़ा जो उसके लिए सर्वाइवल है वही मांगते हैं। उस समय में यही दान दिए जाते थे। जैसे मैं भी उसी अस्तित्व से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमें मुझे दादाजी को बोलते, वो लोग उस समय जमीनें दान दी जाती थी कि ये हमारा जमीन है, ये दान दीजिए। तो वो एक तो दान देना है, चलो यहाँ तक भी चलो जमीन चली, उसके बाद भी भोजन कराएं किसके, ब्राह्मणों की इच्छा अनुसार। और इसके भोजन कराने में इतने खर्च आते हैं जिसका उसका परिवार 3 महीना बैठ के खा सकता था, समझे। लेकिन इससे क्या हो गया, अगर किसी शूद्र ने अपनी बेटी का विवाह अगर दान देकर या फिर भोजन करा के सही तरीके से नहीं कराया तो उसके यहाँ विवाह नहीं होता। तो ऐसे ही कन्याओं को बाद में देव कन्या बना दिया जाता था। नाम सुना आपने? देव कन्या क्या है, आपकी मैं क्षमता नहीं है मुझे आपकी शादी कराने की या कुछ भी, तो उसको मंदिरों के ऊपर दान दिया कहा जाता है। उसका शोषण वही फिर वापस ब्राह्मण करते थे, समझे। देव कन्या यानी घर से मोह मांगे हो गया, उसका शोषण करते थे कन्या, जिसके कारण काफी ऊंच नीचे और भी होने लग गया समाज में। ऐसे बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया। अब इसी चीज से समाज और भी अंदर नीचे ऊपर नीचे हो गया, और इनकी इतनी ज्यादा ये वेद के कहते हैं ना कॉन्सेप्ट को या फिर इसके फिलॉसफी को मैनिपुलेट किया कि समाज ऊपर नीचे से खाई में बन गया। और यही चीजें इन दोनों को पसंद नहीं आया, समझिए। ऐसा नहीं था और लोगों को पसंद नहीं आया, इनका मर्जी होगी ये जमीन अच्छा लग रहा है मेरे को, तो एक जाके पत्थर रख देता, टीका लगा दिया, तो वो जमीन आज देव भूमि हो गई, यानी ये भगवान के भरोसे हो गया। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, ये राजा भी इसके बातों को काट नहीं सकता था, समस्या ये थी। तो अब इन्हीं चीज को इन्होंने काटना चालू कर दिया। इसी में पहले आया बौद्ध साहब और जैन साहब, इन्होंने कहा कि देखिए मैं वेद का कटाक्ष नहीं कर रहा, इसको मैनिपुलेट करने वालों को कटाक्ष करना। उन्होंने कहा पूजा कराओ, मुझे कोई इशू नहीं है, आप दान दीजिए, ये भी इशू नहीं है, आप भोजन कराए, ये भी इशू नहीं है। लेकिन दुनिया में कौन सा ये धर्म कहता है कि भोजन किसी कहते हैं विशेष वर्ग को ही कराइए, दान भी विशेष वर्ग को दीजिए, क्योंकि भूख किसी के जाति धर्म समाज को देख के नहीं आती है। बात समझ में? दान आप उसे दीजिए जो कि जरूरतमंद है। तब इसी बात को इन्होंने बोला कि दान जरूरतमंद को दीजिए, और भोजन कराना है तो उनको कराइए जो कि भूखा है। बात समझे? और इसी कॉन्सेप्ट को हटा के इन दोनों ने मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, जिसका आज के डेट में नाम जानते हैं भंडारे के नाम से। नाम सुना है? भंडारे। और इसी भंडारे देखिएगा, अब ये कॉन्सेप्ट इनका बहुत, और इनके समाज में कोई वेदों का लेना देना नहीं है, इसमें कोई मूर्ति पूजा का अस्तित्व नहीं है। आप जैसे भगवान मानते हैं, इसमें कोई नहीं है, समझे। तो इन दोनों की बातें मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और काफ़ी लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बता दी कि भाई आप हमारे धर्म को यूज कीजिए, इसमें कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं होता, हमारे में होता था, इसमें कुछ नहीं था। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिसके कारण इसकी भी फिलॉसफी मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग। और आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो जिस धर्म के लोग मानने वाले हैं वो बौद्ध ही हैं। जन्म जबकि हमारा इनिशियल इंडिया है, लेकिन इंडिया में नहीं है ज़्यादा, पूरा इंडोनेशिया, पूरा चाइना, पूरा इधर जकार्ता, ये सारे चीज़ों में ये भरा हुआ है, क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत अच्छी है। लेकिन हम इंडियंस खुद नहीं अपना रहे हैं, जो कि हमारे देश के जन्म है उनका। खैर चलिएगा, अब इन दोनों की बातें मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और लोग इसे आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, समझे, वो बौद्ध के ज़माने में थे, तो उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? ना बेटा, जैन, क्योंकि पहला बौद्ध था, जैन बाद में था। और ऐसा ना करने का रीजन क्या था? भले उस समय क्षत्रिय के रूप में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अपने बिहाफ पे राजा बना था, अपने कहते ना अपने पूरे कर्म से में बना था। बाकी लोगों को तो ट्रांसफर होता है ना, मैं मर गया तू राजा, तू मर गई तू वो राजा, समझे। लेकिन ये अपने मर्ज का, और उस समय ये वो एक बहुत ही कहते हैं ना क्षुद्र परिवार का ये था। तो उन्होंने बौद्ध के धर्म से बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रभावित था, वो बौद्ध अपनाना चाहता था। लेकिन बौद्ध का कटाक्ष करने वाला जो एक ब्राह्मण था, क्योंकि बौद्ध ने ब्राह्मण का विरोध किया था, और उस समय जो बौद्ध का कटाक्ष करने उन ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण का नाम था चाणक्य, नाम सुना था। और क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य था, और चाणक्य ने ये होने के बावजूद उसको हटा दिया गया, समझे। और उसके बाद इन्होंने जैन को अपना लिया था। लेकिन बाद में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का डेथ हुआ, उसके बाद आने वाली पीढ़ी ने इसको अपनाया, ये बौद्ध को अपनाया। अशोक ने भी बौद्ध को अपनाया था, याद रखिएगा। उसके बाद सारे चेंज हुए। खैर चलिएगा, अब इसके अंदर भी कुछ कटाक्ष आने लग गया। इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन इसके अंदर कुछ बातें डिमेरिट आने लग गई। डिमेरिट क्या था कि ये कहता था अध्यात्म की बात। देखो बेटा, हमारे वेदों में कहा जाता है कि अच्छा कर्म कीजिए अच्छा फल मिलेगा, समझे, पुनर्जन्म होगा, समझे। अब उसी बातों को अच्छा कर्म कीजिए, कहते हैं ना अगले जन्म में आपको जन्म अच्छे परिवार में हो तो आपका पिछला जन्म अच्छा था, कर्म अच्छे थे। इसी चीज को उन्होंने निर्वाण का नाम दिया। अरे परिनिर्वाण का नाम सुना है, निर्वाणा, इन्होंने। लेकिन अब दूसरे ने इसको मोक्ष की बात करी है, जहां जैन, लेकिन ये तो इन्हीं से है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप देखो, इनको अनऑर्थोडॉक्स बोला गया था, ऑर्थोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स।
नास्तिक, लेकिन ये पूरी तरह से नास्तिक नहीं थे, क्योंकि इनके कुछ फिलॉसफी इससे कहते हैं ना, इससे कॉपी किया गया था। आपने चीज़ों को सिर्फ मैनिपुलेट करके बोला है, समझे। तो ऐसे लोगों को फिर इससे क्षुब्ध होके तब एक मार्केट में नया मुनि बना जिसका नाम था मेटरलिस्ट, समझे। मेटरलिस्ट का मतलब है भौतिकवादी। देखो बेटा, जहां ये ब्राह्मण्स वगैरह वेदों की बात करते हैं कि भगवान है, ऐसे है, और वही ये दोनों अध्यात्म की बात करते हैं। अध्यात्म कहने का मतलब है इंसानों के, कहते हैं ना, भलाई पर काम करने को आध्यात्मिक का बात करते हैं, तो वो इन दोनों करते हैं। लेकिन ये कहता है कि देखो बेटा, ना तो मैं इसको मानता हूँ, ये ना तो इसके मानता है ना इसे मानता है, ये भौतिकवादी है, मेटरलिस्ट। मेटरलिस्ट कहने का मतलब मैं उसी को मानता हूँ जो चीज़ दुनिया में दिखाई दिया जा सकता हो, छुआ पकड़ा या टच किया जा सकता हो। यानी अगर आप कहते हैं कि भगवान है, तो ये तो मानेगा, ये नहीं मानेगा, ये तो कतई नहीं मानेगा। ये सीधा कहता है, ये कहता है कि सीधा भगवान नाम का चीज़ नहीं है। लेकिन ये कहता है कि अगर ये इसकी बात कहता है कि अगर भगवान है तो मुझे बताइए कैसे पहचान सकते हैं उसे, कैसे देख सकते हैं उसे। अगर आप नहीं दिखा सकते हैं तो भगवान नहीं है, अगर आप दिखा सकते हैं तो भगवान है, क्योंकि ये मेटरलिस्ट की बात कहता है। क्लियर हुआ। इसलिए आपको देखो मैंने दिखाया हुआ है, देखो बेटा नोट्स देखिएगा यहाँ पर, अरे नोट्स ले आना बगल से। देखो बेटा, इसलिए मैंने इसके आगे बोला था कि यहाँ पे हिंदी फिलोसफी, बुद्धिस्ट और लॉजिक, जैना, समझे। मेटरलिस्ट इन तीनों का बात का नयापन लोग हैं। मेटरलिस्ट उन्हीं पे बात करता था जो साइंटिफिकल प्रूव हो, उसी को हम लोग मेटरलिस्ट या फिर, और इसके अंदर जिस ऋषि मुनि का नाम आया हुआ है उसका नाम है चारवाका। नाम सुना आपने, चारवाक, समझे। तो आगे हमें इसके बारे में पढ़ना है। अब आइए, अब तीनों का कॉम्बिनेशन सुनो जरा ध्यान से। देखो बेटा, अब इंसान, अब अभी जन्म लेते हैं तो आप अपने हिसाब से जरा ध्यान से समझना। आप पूजा करते हो, भगवान वगैरह मानते हो, यानी आप इसे भी मानते हैं, समझे। आप दान दक्षिणा या फिर भोजन वगैरह कराते हैं लोगों को, ये ना दान दक्षिणा जो भी है, यानी कि आप इसे भी बनाते हैं। और तीसरा मेटरलिस्ट, मेटरलिस्ट करने का मतलब साइंस की चीज़ें, अगर आप भंडारा वगैरह भी करते हैं तो उसमें टेक्निकल चीज़ें यूज करते हैं, तो यानी कि वो इसकी बातें भी कहता है। तो एक इंसान के तौर पे देखा गया, वो वेदों की बातें मानता है, नॉन वेदास की बातें मानता है, और मेटरलिस्ट की भी बातें मानता है। इसके पास तो तीनों है, बात समझे। तब इसी बात से प्रेरित होके कि जब इंसान ये तीनों बातें करता है, तो इसी बात से प्रेरित होके तो एक पंडित जिसका नाम था सर गंगोपाध्याय, एक पीछे भेड़ा दो, जिसका नाम था सर गंगोपाध्याय, इन्होंने क्या किया कि इन वेदास के कुछ थ्योरी को, इससे कुछ थ्योरी उठा ली, इसके कुछ थ्योरी उठा ली, इसके थ्योरी को उठाकर एक बुक का निर्माण कराया। ध्यान से समझना बेटा, एक बुक का निर्माण कराया जिसके अंदर वेदास, नॉन वेदास और मेटरलिस्ट, और इस ये 13 AD की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं है, 1300 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। 13 AD में इस ब्राह्मण का नाम सर गंगोपाध्याय था। ये देखो मैं नीचे लिखा हुआ है, ये देख रहा, सर गंगोपाध्याय नाम था। गंगोपाध्याय 13 AD में ये बनारस के रहने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन तीनों के लॉजिक को उठाकर एक बुक में संकलित कर दिया, और इस बुक का नाम पड़ा नाव्या एंड न्याया स्कूल ऑफ लॉजिक, समझ में आया। और इसी जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था, वहां नाव्या लिखा हुआ था, अरे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन दिखाया था, तो नाव्या कुछ भी नहीं है, एक बुक का नाम था। इन्होंने एक बुक का निर्माण कराया और उसी बुक का नाम बनाया गया था नाव्या एंड न्याया स्कूल ऑफ लॉजिक। और इसी को बोला गया बेटा, आज के डेट में इसी को उस समय से इंडियन फिलॉसफी के नाम से जाना गया। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट इंडियन फिलॉसफी जो बनाया गया था वो इसी का नाम था नाव्या एंड न्याया स्कूल ऑफ लॉजिक। इसके अंदर उन्होंने पूरा जो है वेदास की, बुद्धिस्ट की, जैनाज की और सबके थ्योरी को संकलित करके इस बुक का निर्माण कराया गया। अब क्लियर हुआ। नाव्या न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक क्या है? इट इज नथिंग बट अ बुक। कैसा बुक? इंडियन फिलोसफी बुक। पहला बुक का निर्माण था नाव्या न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक। इतना क्लियर हो गया? आगे देखो।
अब चलो बेटा, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी, नव्या न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक से। देखो, अब आपने एक बुक का निर्माण कर दिया जिसको इंडियन फिलोसफी या फिर नव्या एंड न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक के नाम से इसे जाना गया। यही कुछ है, अरे यही कुछ है, नव्या एंड न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक। इसको मैंने इंडियन लॉजिक के नाम से जाना। लेकिन किसी भी किताब को लिखने के कुछ स्टेज होते, जैसे कभी भी आप जब नेट जैरअप करने जाओगे ना, तो कभी अपनी चीज़ों को पब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी बातों से गुजरना पड़ेगा कि जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ उसमें क्या ग्रामेटिकल रूल है, क्या इसका सीक्वेंस सही है। जब मैंने इसकी खुद ही बुक लिखी थी तो बहुत सारी बातों से गुजरना पड़ा था हमारा। तो एज इट इज जब ये किताब लिखा गया, जो लॉजिक लिखा गया था वेदास का, नॉन वेदास का, मेटलिस्ट का, ऐसा थोड़ी है कि आज उठाया मुँह उठा के कल लिख दिया, नहीं। तो उसके कुछ स्टेज बनाए गए, उन्हीं स्टेज को मैं दिखा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे आपके, देखो नीचे देखिएगा, इसको 5 अलग अलग स्टेज में डेवलप किया गया था। देखिएगा डेवलप, ऊपर समझ में आ गया। नव्या न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक में 3 लोगों का कंटेंट है। इंडियन हिंदू फिलोसफी जिसको वेदास के नाम से जाना गया, समझे। फिर आपके बुद्धिस्ट और लॉजिक से, इसके डेवलपमेंट में 5 स्टेज है। पहला होता है संस्कृत ग्रामर रूल्स, ये याद रखना बेटा। संस्कृत ग्रामर रूल्स को जिन्होंने दिया था उसका नाम था पाणिनि। देखो देखिएगा, और इन्होंने 5th BC में दिया था, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, 5वें पीढ़ी, यानी कि जो BC है उसे 5वीं सदी के पीछे दिया गया था। उसमें उन्होंने पहला चीज इसके अंदर ग्रामेटिकल रूल और स्ट्रक्चर मेंशन किया कि इस बुक का निर्माण कैसे होना चाहिए, समझे। दूसरा चीज होता है मीमांसा। मीमांसा देखो बेटा, मीमांसा को कोई ऋषि मुनि का नाम नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है, उसका नाम है मीमांसा। जैसे हम कहते हैं ना पाइथागोरस, समझे, एक प्रिंसिपल है। हाँ, यहाँ मुनि का भी नाम वही है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल है मीमांसा। और मीमांसा को देखिएगा, इसको 2 भाग में बांटा गया था। एक को बोला गया पूर्व मीमांसा, एक को बोला गया उत्तर मीमांसा। शुरुआत में जब मीमांसा बना था, मान लीजिए एक प्रिंसिपल कोई बना यहाँ पर, तो ये प्रिंसिपल मीमांसा के नाम से ही बना गया, कि ये मीमांसा के नाम से बनाया गया। लेकिन अलग कई पीढ़ियों में, जैसे आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम जानते हैं ना, कोई नई चीज़ आता है तो उसमें अमेंडमेंट हो जाता है, सुधार। तो एज इट इज जब शुरुआत में बनाया गया तो मीमांसा काफ़ी अच्छा था, लेकिन आने वाले सदियों में इसमें कुछ कमी देखी गई, समझे। तो बाद में फिर इसी मीमांसा को एक नए रूप से मार्केट में फिर से उतार दिया गया, समझे। अब चूंकि ये भी मीमांसा और ये भी मीमांसा, तो दोनों को पहचाने कैसे। तो चूंकि इसको लिखा था किसी और ने, और 4 सदियों बाद लिखा गया इसके द्वारा, तब इसलिए इसको 2 बुक के नाम पे मान गया। एक पूर्व उत्तर मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा, 2 पार्ट में इसे बांट दिया गया। तो पहला मीमांसा जो लिखा गया था वो ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल के बेस पे बनाया गया था। ऑर्थोडॉक्स कहने का मतलब है पहले मीमांसा के अंदर, याद रखना बेटा, आस्तिक, आस्तिक कहने का मतलब है जहां भगवान के अस्तित्व को मानकर, समझे, यानी वेदों को सोर्स मान के इसके बारे में सारे प्रिंसिपल लिखे गए थे, उसी को बोला गया था मीमांसा, जिसको पूर्व मीमांसा के नाम से जाना गया, समझे। इसको बदरायन साहब ने लिखा था, आगे मैं बताऊंगा, वो देखिएगा बेटा, पेन नीचे ये लिखो। ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल जो कि वेदास के हिसाब से, इसको पहले बनाया गया पूर्व मीमांसा, और बाद में भी पढ़ेंगे, यहाँ जानबूझ के मैंने लिख दिया। इसका पूरा प्रिंसिपल ऑर्थोडॉक्स से है, और इसको बोला, इसका लिखा गया था जैमिनी साहब ने। बाद में आपके पास दूसरा बनाया उत्तर मीमांसा, उसका नाम बनाया गया था बदरायन ने। ये याद रखिएगा, सारी कहानी आपको मैच द फॉलोइंग में जाएगी। देखो 2 स्टेज समझ में आ गया। तीसरा स्टेज था बेटा वैशेषिका एंड ओल्ड नव्य। देखिएगा, जब मीमांसा कुछ प्रिंसिपल बना गया और संस्कृत ग्रामर रूल बन गया, तो उसी समय वैशेषिका नाम के एक मुनि ने इसको कलेक्ट करने की कोशिश करे। याद रहे, इस समय अभी बौद्ध और जैन नहीं आया हुआ है, तो इसके भी प्रिंसिपल पहले अलग अलग जगह पे थे। तो इसके प्रिंसिपल को सबसे पहले वैशेषिका नाम के मुनि थे, उन्होंने इसके अंदर जो है ये देखिएगा दिया गया सिमेस्टिक एनालिसिस। कहने का मतलब इन्होंने प्रिंसिपल तो लिख दिया। बेटा एक बात बताइए, आप क ख ग पढ़ते हैं वो सिमेंटिक तौर पे, या फिर ABCD पढ़ते हैं तो एक स्ट्रक्चर है, अरे कुछ तो एक एक्सपेक्ट होता है ABCD पढ़ने का। पढ़ तो सकते थे कि क ख ग के बाद मैं ट पढ़ लूँ या कुछ और भी पढ़ लूँ, पढ़ा तो जा सकता है। लेकिन वैशेषिका ने इस समय देखा कि आपका संस्कृत रूल जो है ये बहुत अच्छी है, आपके प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका जो सिमेंटिक है, क्रम है, सीक्वेंस है पढ़ने का, इसमें कुछ गड़बड़ी है।
तो उन्होंने इन सब को दोनों को उठा के फिर से एक बुक का निर्माण कर दिया जिसको वैशेषिका साहब ने लिखा था। ये देखिए वैशेषिका एंड नाव्या, और उसे सॉरी वैशेषिका प्रिंसिपल है, उसको लिखा था कन्नडा कश्यप ने, समझे। और उस समय जब पहली बार इस बुक को संकलित किया गया था तो इसको पहला नाव्या स्कूल बोला गया था, इसलिए उसको ओल्ड नाव्या के नाम से कहाँ लिखा, ओल्ड नाव्या के नाम से जाना गया था। लेकिन याद रहे बुक तो बनके तैयार था, प्रिंसिपल भी तैयार थे, लेकिन इसमें बौद्ध, जैन और मेटलिस्ट चारवाक का कोई लेना देना नहीं था फिलहाल, बात समझे। इसलिए तो 13 AD में 1300 ज़्यादा पुराना नहीं, तब गंगोपाध्याय का दिमाग खटका तो उन्होंने इसी बुक को चेंज करके नाव्या, तो वहीं से वर्ड लिया, नाव्या न्यायाया स्कूल ऑफ लॉजिक के नाम से 13 AD में नई बुक मार्केट में पब्लिश कर दी। बात समझ में आ गया दोनों। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा जैसे वैशेषिका ने इस बुक का निर्माण कर दिया तब किसका जन्म होता है, नए फिलोसफी का, बुद्धिस्ट और जैनिज्म का। क्योंकि अब तक जो किताबें बनी थी बौद्ध और जैन से पहले, जिसको आपने पाणिनि साहब ने, जैमिनी साहब ने और कन्नडा कश्यप साहब ने लिखा था, सबका जो सोर्स था वो वेदास था। उसके बाद जन्म होता आपका बौद्ध और जैनिज्म प्रिंसिपल का, समझे। और लेकिन इनको ऑर्थोडॉक्स बोला गया था क्योंकि इनका जो प्रिंसिपल था ये अनऑर्थोडॉक्स था। अभी मैं बाद में बताऊंगा बेटा, ये इनको हेटेरोडॉक्स भी बोला गया। अब हेटेरोडॉक्स क्या होता है थोड़ी देर बाद देख लेना, देखिएगा। फिर बुद्धिस्ट और जैनिज्म का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने पहली बार मार्केट में नया प्रिंसिपल दिया जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, उन्होंने अनऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। अनऑर्थोडॉक्स कहने का मतलब है कि नॉन वेदास, इसमें वेद के कोई लेना देना नहीं है हमारा, बात समझे। वेदों से कुछ भी नहीं उठाया हमने इसको लिख दिया। और ये प्रिंसिपल मार्केट देखिएगा, पहले समाज इतने ऊपर नीचे खाई में चला गया ना, इसका प्रिंसिपल जो आया मार्केट में कि मेरा धर्म अपनाओ, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी शूद्र नहीं है, सब बराबर है, और कोई भगवान नहीं है, इंसानों की पूजा करो, इसके बड़ा कर्म कुछ नहीं है बेटा। इसका प्रिंसिपल है कर्म ही पूजा है, नाम सुना है आपने, ऐसे चीज़ें का इस्तेमाल कराते हैं। तो वही चीज़ें ना, इसका प्रिंसिपल बहुत अच्छा हो गया। जब ये मार्केट में आ गया तो साथ साथ इसके साथ साथ लगे आते चारवाक भी मार्केट में आ गए, तब नाव्या न्यू को फाइनल फेज ऑफ हिंदू लॉजिक। अरे समझ में आ गया। अब यहाँ पे बौद्ध का भी प्रिंसिपल आ गया, क्योंकि पहले के किताब में बौद्ध, जैन और चारवाक का तो प्रिंसिपल था नहीं, तब इनका जो तीनों का प्रिंसिपल आ गया। तब 13 AD में गंगोपाध्याय ने इसका 5वां फेज और लास्ट फेज बना दिया, जिसमें उन्होंने बुक का इस्तेमाल कर दिया, नाव्या एंड न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक। क्लियर हो गया। तो यहीं से हमारा इंडियन फिलॉसफी बन के तैयार हो गया, जो 13 AD में कर दिया गया। अब जब बुक का निर्माण कर लिया आपने, अब इस बुक के अंदर प्रिंसिपल क्या है उसे समझना है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। देखिएगा अब शुरुआत में अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल करने का मतलब इसकी फिलॉसफी क्या कहता है वो देखिए, इंडियन लॉजिक। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, जिसको फिलॉसफी के नाम से जाना गया था। मैंने क्या कहा, इसके अंदर फाइनली 3 लोगों के पॉइंट को दिया गया, ऑर्थोडॉक्स में आने वाले सभी लोगों को, अनऑर्थोडॉक्स में आने वाले सभी लोगों का। ठीक है। अब देखिएगा, अब बुक का निर्माण का स्टेज पता चल गया, कितने स्टेज से होकर गुजरा, कौन कौन स्टेज गया। अब आया आपके पास फाइनल स्टेज, जिसको बोला गया, इसके बुक के अंदर जब लिख के तैयार किया तब यहाँ पे बद्रायन साहब ने बोला कि मैंने इसके अंदर 3 लोगों के प्रिंसिपल को डाला है। क्या प्रिंसिपल है वो देख लीजिए आप, किसने क्या प्रिंसिपल दिया है। और इन्हीं प्रिंसिपल से जो चीज़ें बन के तैयार हुआ है, प्रमाण के रूप में 6 प्रमाण आपको बना है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुलब्धि, हेत्वाभास, हेतु, नाम सुना आपने, वो सारे प्रिंसिपल अब आने वाले हैं। आपका सिलेबस तो वही कहता है ना। देखो यहाँ पे पहला प्रिंसिपल था बेटा ऑर्थोडॉक्स, जिसको आस्तिक से के नाम से जाना गया है, जिसके अंदर 6 वेदों का इस्तेमाल किया गया है। सॉरी, वेदास कहने का मतलब 6 ऋषि मुनियों का इस्तेमाल किया गया है। पहला है न्यायाया फिलॉसफी, इसको देने वाले का नाम थे गौतम, समझे। गौतम थे, एक मुनि थे, महर्षि गौतम, नाम सुना। गौतम बुद्ध अलग है और महर्षि गौतम अलग है। ठीक है। उसके बाद आया वैशेषिका। वैशेषिका अभी थोड़ी देर पहले एक बताया था। इनको, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, कन्नडा कश्यप का, जिन्होंने सिमेंटिक ढंग से रूल्स को, फिलॉसफी को उतारने का तरीका बताया। यह कुछ था। थर्ड आपके पास सांख्य फिलॉसफी। बेटा ये थोड़ा सा काट लेना, यह इधर गड़बड़ हो गया है, ये उधर होना चाहिए, ये काट लेना। सांख्य फिलॉसफी जिसको कपिल साहब ने लिखा था, कपिल मुनि, नाम सुना आपने। बेटा ये सारी चीजें आपकी संस्कृत से लेना देना है, इसको हिंदी से कोई लेना देना, हिंदी इंग्लिश ग्रामर से कोई लेना देना नहीं। कपिल मुनि आए जिन्होंने सांख्य फिलॉसफी को लिख के आपके सामने तय किया। दूसरा आपके पास योगा फिलॉसफी, ये तो नाम सुना ही होगा, बाबा रामदेव है ना। पतंजलि मुनि थे जिन्होंने योगा का, अभी आपको पता होगा, जिसको मेडिटेशन के नाम से जाना चाहिए, अध्यात्म के रूप में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का कहते हैं ना सोल्यूशन किया है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है। और उसी को अपनाने वाले जो हमारे हैं बाबा रामदेव वाला कहानी, वो देखिएगा।
ये दोनों काट के उधर कर देना, वो उधर है। देखिए नेक्स्ट बनाया था आपके पास उत्तर मीमांसा, जिसको बदरायन के नाम से जाना गया। क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर बदरायन हो गए तो देखो 1 2 3 4 5 हो गए। वेदांत कोई मुनि नहीं है। वेदांत क्या कहता है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर बाद। देखिएगा ऑर्थोडॉक्स के बारे में क्लियर हो गया सब कोई। अब देखिए अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स में 3 लोगों का नाम आया। एक थे आपके पास बौद्ध, 2 जैन और चारवाक। लेकिन वहां पे 2 लाइन देखो बेटा, बौद्ध और जैन के आगे मैंने हेटेरोडॉक्स लिख दिया। आपका 22 का क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस उस समय पढ़ाता था सिर्फ, तो उसमें क्वेश्चन दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग मुनि इज अनऑर्थोडॉक्स। ऑप्शन में था आपके पास बौद्ध भी था, जैना भी था, और क्या था, चारवाक भी था, और किसी एक का नाम ले मान लो वेदांत था। तो लोगों ने अनऑर्थोडॉक्स में ये बोला, वहां ऑप्शन था ए बी सी। तो देखो बेटा ये तीनों मुनि ये जो है सभी को अनऑर्थोडॉक्स बोला गया था। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो देखो यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स की बात करें तो ये देखो बेटा ये और ये फुल्ली अनऑर्थोडॉक्स नहीं थे, ये भी फुल्ली अनऑर्थोडॉक्स नहीं थे। जो फुल्ली अनऑर्थोडॉक्स थे उसका नाम था चारवाक, और चूंकि इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था इसको हेटेरोडॉक्स बोला गया था। देखो मीनिंग समझो समझ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पूरे भगवान को मान रहा हूँ, ये ऑर्थोडॉक्स है। मैं पूरी तरह भगवान को नहीं मान रहा, अनऑर्थोडॉक्स है। लेकिन कुछ बीच वाले लोग थोड़ा तो मान लेता हूँ, थोड़ा नहीं मानूंगा, है ना। मंदिर देखेंगा तो सट टेका दूंगा, हाँ, और ऐसे नहीं दिखेगा तो हम नास्तिक है। वही काम, पीते हो नहीं, बस ले आओ तब देखेंगे। तो वही काम हो गया कि ऑर्थोडॉक्स बोला गया। कुछ लोग ऐसे थे जो पूरी तरह से भगवान को ही मानते थे, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स, जैसे ब्राह्मण्स जो पूरी तरह से भगवान को नहीं मानते थे, उनका नाम पड़ा था बेटा चारवाक, समझे। लेकिन जो बौद्ध और जैन थे, बस छोटे से कर्मों के कारण उनको हेटेरोडॉक्स बना गया। जो इसकी भी बातें, इसकी बातें को मैनिपुलेट करता था। हुआ यूं कि देखिएगा बौद्ध ने काफ़ी प्रिंसिपल अपना लिखा, जैन ने कि समाज में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, भगवान नाम का अस्तित्व नहीं है, लोगों की पूजा कीजिए, उनको दान दीजिए, भूखों को खिलाइए, वही अब सबसे बड़ा कर्म है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे एक गलती हो गई, जहाँ इन्होंने कहा कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, आपका कर्म होगा, इससे आपको पुनर्जन्म की भावना मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, निर्माण मिलेगा। भाई ये तीनों बातें तो पहले से वेदों में लिखी गई है। तो कहावत है ना कि आप किसी के लिए 99 बातें सही कर दीजिए, लेकिन एक बातें गलत हो गए तो बेटा आपको वो इस 99 के बजाय एक बात से गलत की याद करते हैं। वही चीज़ था कि जब बौद्ध और जैना को देखा गया तो इसके कुछ प्रिंसिपल कॉपीराइट के तौर पे वेद से देखा गया, इसलिए बोला गया कि भाई अब तो आप लोग पूरी तरह से अनऑर्थोडॉक्स नहीं रहे, क्योंकि आपके प्रिंसिपल कहीं ना कहीं बैक साइड के प्रिंसिपल से मैच करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को बोल दिया गया हेटेरोडॉक्स। समझ में? तब यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मुनि इज अनऑर्थोडॉक्स, तो आंसर था चारवाक, ना कि ये तीनों। समझ में? वहाँ क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है सबको? यहाँ तक देखिए। अब आइए, अब आपको ये भी पता चल गया बुक का निर्माण। देखिएगा शुरुआत की बात करें तो इंडियन लॉजिक क्या था, सोर्स ऑफ नॉलेज था। इसके अंदर जो बातें लिखी गई थी 3 लोगों का लिखा गया था, वेदास की, नॉन वेदास की और मेटलिस्ट की। और इसको बनाने में 5 स्टेज का इस्तेमाल हुआ। इन 5 स्टेज में इन ऋषि मुनियों ने काम किया, इन्हीं की बातें। ऐसा अब आप बोलेंगे सर और भी तो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि तो बहुत सारे थे, लेकिन देखिएगा वेटेज इसको दिया गया जिसका लिखित प्रमाण है। जो मान एक कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकने वाली बात हो जाती है। ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा देता, लेकिन लोग जाने तब तो वही चीज़ें है ना, वही चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होता है। देखिएगा अब इसको जब लिखा गया था, इस पूरे किताब को किसी 1-2 दिन में तो लिख नहीं दिया गया होगा, इसके कुछ पीरियड रहे। आपको पता है कि इसके अंदर पहला शुरुआत में जो नाव्या बना था उसमें तो सिर्फ वेदास ही था। कहाँ तक? जब तक कि इसको वैशेषिका ने टच नहीं किया था, कनिष्ठ कश्यप ने। तो जब कनिष्ठ कश्यप ने नाव्या को लिखा था उस समय तक के पीरियड को, क्योंकि इससे पहले पाणिनि साहब, अरे ये लिखा है ना, जैमिनी साहब और कनिष्ठ कश्यप साहब ने, इन्होंने 3 सदी गुजार दिए। इन 3 सदी में जब इन्होंने इसे लिखा था तो ऐसे पीरियड को बोला गया वैदिक पीरियड। बात समझ में आया? जब बाद में दूसरा बना गया उपनिषद पीरियड। अब मुझे कोई बताएगा कि उपनिषद क्या होता है? हाँ, उपनिषद क्या होता है कि उसके सूक्ष्मतम रूप या फिर छोटे रूप को। तो बाद में वेद, बेटा आपने वो क्या कहते हैं, अर्जुन और इनका वो देखा है ना, कृष्ण भगवान की लड़ाई करने की बात, समझे? वेद जब लिखा गया तो बेटा एक्चुअल वेद इतना मोटा है और इतना बड़ा है, अकेले उठा भी नहीं पाओगे। मैंने इसका मूल कॉपी देखी हुई है, इतना बड़ा होता है, एक पेज ऐसे हाथ से उठा पूरे कार से, इतना बड़ा होता है। उसके श्लोक बड़े लंबे लंबे थे।
तो वो जो क्या कहते हैं रणभूमि में अर्जुन जो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, वो कहते थे ये सारे हमारे लोग हैं। कृष्ण भगवान ने उसको गीता का श्लोक सुनाना चालू कर दिया, समझे। सुनाते सुनाते खोपड़ी गर्म हो गया इसका, फिर दोबारा बोला लड़ेगा कि फिर से सुनाओ। यही कुछ तो कहा ना, क्योंकि उसको पता चला इस सुनने से अच्छा है कि मैं मार के मर लूँ। तो वही कहावत हो गया कि ये इतना लेंदी था बेटा, एक बार तो वेद अच्छा था, लेकिन लोगों को समझाए कैसे, ये तो पहले से कम्प्लेक्स है। तब लोगों ने उसके ही पॉइंट्स को छोटे छोटे रूपों में लोगों के लिए बातें लिखनी चालू कर दी, और इसकी सदी बहुत लंबी चली। आज के डेट में मार्केट में जाओ, वेद का इतना छोटा रूप मिलेगा बेटा। वेद है ना, यजुर्वेद वगैरह, एक्चुअल बहुत है, मार्केट में मिल जाएगा, इतना मोटा इतना छोटा वेद है। क्या एक्चुअल में वेद उतना ही छोटा था? नहीं, उसका एक छोटा वर्जन हो जाता है। तो कुछ लोगों ने उसको उपनिषद के तौर पे इसके बारे में बातें लिखी और एक लंबे समय तक लिखी, उसको बोला उपनिषदिक पीरियड। अब इसके बाद जाने कहीं ना कहीं ये भी तो वेदों के अंदर ही आता था, लेकिन इसके बाद जन्म हो गया बौद्ध, जैन और चारवाक का, जबको पोस्ट वैदिक पोस्ट वैदिक पीरियड बोला गया है। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया। क्लियर हो गया? किताब के स्टेज समझ में आया? अब आइए, अब बात आया कि इस किताब को पढ़ेगा कौन, पढ़ाएगा कौन, क्या पढ़ाएगा और कैसे पढ़ाएगा। चार बातें ध्यान से रखना। इस किताब को कौन पढ़ाएगा? जैसे आप यहाँ आते हैं तो हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ अलग अलग टीचर्स हैं। पहला, इस किताब को कौन पढ़ाएगा? तो आप कहते हैं ना सर इस टॉपिक को ये सर पढ़ाएंगे, तो उसको आप लोग आज के डेट में टीचर बोलते हैं, समझे। और टीचर किसे बोलते हैं? डाटा पर्सन हु हैज नॉलेजेबल, हु हैव ए नॉलेज, ऐसे कह सकते हैं, जो नॉलेजेबल है उस चीज़ को पढ़ाने का, ये कुछ है। तो उस समय जब इंडियन लॉजिक बनाया गया था, तो उस इंडियन लॉजिक को पढ़ाने वाले के लोग का नाम टीचर नहीं हुआ करता था, वहाँ का टीचर का नाम था प्रमाता। बेटा मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रमाता। प्रमाता ये देखिएगा, वैदिक पीरियड में ये चार चीजें देख लो, आपका स्टार्ट हो जाएगा आगे से, देखिएगा पॉइंट्स। पहला चीज है, वैदिक पीरियड सिस्टमेटिक पीरियड था जो कि अलग अलग चीजों को जानने का तरीका बताया। पहला था प्रमाता। प्रमाता कहने का मतलब द सब्जेक्ट हु नोज, ऐसा इंसान जो कि इसे नो करता है, जानता है, उसको मैं क्या बोला था, नोवर, या फिर आपको इसको बताया गया था हमने ऑर्थोडॉक्स के रूप में। ये कुछ है तो जिसको हमने तो क्या हो गया शिवांगी? क्लियर हो गया? ये चीजें याद रखना। देखो यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे प्रमाता की बात करें तो वो पर्सन जो इसको जानता हो, ठीक है, जिसको जानने का, बेटा यहाँ पे वही खड़ा होगा जो जानता हो, तो उसको आप टीचर कर देते हैं। लेकिन उस समय में इस वेद को पढ़ने वाले का नाम जो था उसको प्रमाता नहीं बोला गया था, ये सॉरी टीचर नहीं बोला गया था, उसे प्रमाता बोला गया था। प्रमाता इज नथिंग बट द टीचर, समझे। दूसरा चीज हो गया बेटा प्रमाया। प्रमाया कहने का मतलब ये देखने का, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेजेबल, यानी कि ऐसा चीज जिसको पढ़ाना चाहिए या फिर जिसके बारे में जानने की जरूरत है, उसको बोला गया हमारे पास प्रमाया। जैसे मैं आपको इंडियन लॉजिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंडियन लॉजिक जानने की जरूरत है, आपको जानना पड़ेगा कि हमारा समाज कैसे है, कैसे हम चीज़ों को जानते हैं, कैसे हम उसे निकालते हैं, उसको हम लोग प्रमाया के नाम से जानते हैं। क्लियर है? उसको बोलते हैं हम लोग प्रमाया। और नेक्स्ट देखिएगा, प्रमाता प्रमाया, नेक्स्ट है प्रमाना। प्रमाना कहने का मतलब द मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज। देखिएगा, उसको बताने के बाद आपके दिमाग में, जैसे मान लो आप राम जी को मानते हैं, समझे, कृष्णा जी को मानते हैं, जिससे आपके दिमाग में बताया गया। किसने बताया? माता पिता ने, समझे। क्यों बताया? क्योंकि ये जानना चाहिए आपको, ये भगवान का अस्तित्व होना जाना चाहिए, समझे। इससे आपके दिमाग में एक वैलिड सोर्स बताया है कि भगवान नाम की चीज़ है। और भगवान क्यों मानते हैं? कि आप अच्छे और बुरे में फर्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान देखते हैं, समझे। एक इंसान के अंदर जब तक कोई डर ना हो तो कोई काम करने में मन ही नहीं लगता। आप यहाँ क्यों पढ़ने आए? क्योंकि नहीं आएंगे तो नेट नहीं निकलेगा, है ना, डर है कहीं ना कहीं, समझे। अगर यही चीज़ होता कि आपको अस्तित्व की आपने पढ़ी है कि नेट निकलेगा तो अच्छी जगह जाएंगे तो आराम काम हो जाएगा, अस्तित्व की पड़ी हुई है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रमाया, समझे। अब आइए नेक्स्ट चीज होता है यहाँ पे, देखो बेटा प्रमाना। प्रमाना क्या है कि किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए वैलिड नॉलेज होना चाहिए और इसे जानने का कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, समझे। जैसे प्रमाना कहा जाता है एक वैलिड नॉलेज, उस नॉलेज को देने के लिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, बात समझे, कि कोई प्रोसेस की बेटा कैसे चीज़ें होता है, ये प्रोसेस को ही बोला गया प्रमाण, समझे। प्रमाणा का इज नथिंग बट कि किसी ऑब्जेक्ट को जानने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसी को बोला गया यहाँ पे बेटा प्रमाण, समझे। ये देखिए अब यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ नोइंग एक्यूरेट है। अब देखिएगा प्रमाण, देखो यहाँ पर
देखो बेटा, प्रमा कहने का मतलब है यहाँ पर द रिजल्टेंट ऑफ वैलिड नॉलेज, यानी कि जो ज्ञान मैंने आपको दिया उसका फाइनली रिजल्ट क्या बना, उसका नाम पड़ गया प्रमा। बात समझ में आया? ये चीजें यहाँ पे वैलिड है, प्रमा द रिजल्टेंट ऑफ द वैलिड नॉलेज, कि मैंने आपको जो बताया उसका आप फाइनली करते क्या है। जैसे आपने भगवान के बारे में जान लिया, क्या उसको आप मानते हैं नहीं मानते हैं, उसको बोलते हैं प्रमा। समझे? अब आपको ये देखेगा, अब सारा चीज हटा के जो पॉइंट्स आपको जानना है उसका नाम है प्रमाणा। देखो 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 परमाना, परमाना कहने का मतलब क्या होता है इस केस में, कि आप किसी चीज को जानने के लिए, परमाना इज नथिंग बट द, किसी को वैलिड नॉलेज जानने के लिए प्रमाण यानी कि प्रोसेस को अपनाना, इसी को बोला जाता है हमारे पास परमाना। ये प्रोसेस कौन अपनाता है बेटा? प्रमाता। किसके लिए? परमाया के लिए। अरे ये बातें समझ में आया? परमाया क्या है? वो चीज जिसे पढ़ाना चाहिए, और वो जो पढ़ा रहा है प्रमाता, और उसको बनाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं परमाना। क्लियर है? अब इसी परमाना को प्रोसेस के आपके सिलेबस में टोटल 6 टाइप से बांटा गया है। क्लियर है? देखो यहां, हेलो, देख लीजिए बेटा, और इसी प्रमाण को आपके सिलेबस में 6 पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान और शब्द, समझे? और दूसरा है हमारे पास अनुलब्धि एंड अर्थापति। अरे यही चीजें हैं। अब देखिए बेटा, आप कुछ पॉइंट्स और देख लीजिए तो आगे मैं समझाता हूं कि इसके बारे में क्या कहा गया है। देखो बेटा, अब यहाँ पे वैलिड सोर्स है और दूसरा इनवैलिड सोर्स है, इसका मतलब समझ लो। ये क्या है? इसी प्रमाण को, किसी चीज को जानने के लिए जो आपके दिमाग में जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को कौन डिटरमाइन करता है? उसी का नाम है ये 6 प्रमाणा, जिसके अंदर होता है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, शब्दा, फिर है उधर अर्थापति और अनुलब्धि। यही तो आपका सिलेबस कहता है, सिलेबस यही है। देखो यार, सिलेबस हट गया। ये देखो बेटा, आपका मेन सिलेबस यही है। देखो परमाना, ये चीज है, परमाना इज नथिंग बट द प्रोसेस टू नो समथिंग। किसी चीज को जानने के जो तरीके होते हैं उसी को परमाना कहते हैं। और ये परमाना बताता कौन है? परमाता। और परमाता कौन है? टीचर, जो कि नोवर है, नॉलेजेबल रखता है। और क्या बताता है? परमाया, वो शब्द जो जानने लायक होता है। जैसे भगवान को जानना, हमें आप बार बार हर एक साल होली दिवाली क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम उससे कहते हैं ना, कहीं पे एक दूसरे के साथ कोई मतभेद हो, दूर हो जाए। जानने लायक है कि क्यों होली बनाया गया। आप रावण क्यों जलाते हैं? ये नॉलेजेबल होना चाहिए कि अगर कोई बुरा करता है तो उसका वैसा ही हश्र होता है, वो अलग वाली बात है, नहीं होता है, समझे? लेकिन हम उस चीज़ को बच्चों के दिमाग में डालते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे की पीढ़ी ऐसी हो सकती है। यही चीज़ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलेगा। अब थोड़ा बहुत पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद समझाता हूँ आपको। देखो बेटा, आपके पास मैंने 6 आइडेंटिटी बताए हैं, देख लीजिए यहाँ पर क्या बताया। प्रमाण क्या है? एक तरह का संस्कृत वर्ड है, याद रखें सारे संस्कृत वर्ड है, जिसका मतलब ही होता है, प्रमाण कहते हैं मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसको बताने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, उसको बोलते हैं प्रमाणा। ये देख लीजिए बेटा, द वेरियस स्कूल इंडियन फिलॉसफी ये 6 टाइप के प्रमाणा को मानती है। लेकिन अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6 के 6 प्रमाण को नहीं माना। कुछ लोगों ने 6 के 6 प्रमाण को माना है, कई लोगों ने नहीं माना। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करा दूंगा आपको, देखिएगा। ये लाइन जरा ध्यान से देखिएगा अपना, ये वाला देखिएगा। अब यहाँ पे बात करें तो आपके पास 6 प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब देखो बेटा, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, अभी आगे पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा समझ लीजिए। प्रत्यक्ष मतलब होता है कि प्रति अक्ष मतलब होता है सेंस ऑर्गन, यानी कि आपके आंखों देखा, आपने किसी चीज को खुद से देखा, खुद से सुना, खुद से टच किया, खुद से टेस्ट किया, उससे बड़ा प्रमाण उस ऑब्जेक्ट का होने का कोई दूसरा और नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? और ये चीजें कहीं ना कहीं देखिए मेटलिस्ट है, मैंने कहा ये मार्कर है, तो आप कहते हैं सर मेरे हाथ में दिखाओ, फिर मैं मानती हूँ कि है, तो मैंने आपके हाथ में दिया, आपने देख लिया। मैंने ये ठंडा या गर्म है, तो मैंने कहा कि ये देखो बेटा मैंने टच किया, मैंने कहा ठंडा है, तो आप नहीं मानोगे। चारवाक कहता है कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मेरे हाथ में खुद ना आ जाए, समझे? मेरे हाथ में आ जाए तो ही मैं उसे मानूंगा कि वो हमारा ठंडा है या गर्म है।
मेरी बात समझ में आया? यानी कि ऐसा ज्ञान जब आपके खुद के सेंस ऑर्गन से मिलना चालू हो जाए, यानी फिजिकली हो, जहां आप खुद मैंने कहा इसका कलर क्या है, तो मैंने कहा कि देखो बेटा मेरे पास एक मार्कर है ना, वो रेड कलर का है, तो आप कहोगे नहीं मैं नहीं मान रही, मेरे को दिखाओ। जब मेरा आंख इसे देख लेगा तो उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। आगे आगे डिटेल। और चूंकि यह भौतिकवादी है, भौतिक रूप में ये होता है, और इसको भौतिकवादी के रूप में जिसको बोला गया उसका नाम चारवाक था, समझे, जिसको मेटरलिस्ट है। और मेटरलिस्ट एक ऐसा इंसान था जो कि परसेप्शन को माना था, उसी को बोला गया आपका परसेप्शन या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण को, चूंकि प्रत्यक्ष संस्कृत वर्ड है, उसको इंग्लिश डिक्शनरी में इसको परसेप्शन बोल दिया गया, समझ में आया? तो पहला जो चारवाक था, और चारवाक ने जिस चीज को, क्योंकि देखो बेटा जैसे मैंने यहाँ बोला था ये वेदास है, नॉन वेदास है, ये डिमेरिट है, तो ये ने इसकी डिमेरिट निकाली, इन्होंने इसकी और इसकी निकाल दी, तो इसकी तो निकाली कोई नहीं, तो इसकी बात है जो वैल्यू होगा ये सबसे पहले होगा, समझे? तो चारवाक ने जो परसेप्शन और प्रत्यक्ष प्रमाण बोला, उनको इन्होंने एक्सेप्ट किया, इसके अलावा किसी भी प्रमाण को, अनुमान उपमान को नहीं मानता है। और चूंकि ये सबसे श्रेष्ठ था, इस परसेप्शन को हर एक ऋषि मुनियों ने माना है, बौद्ध जैन सबने माना है। अब भाई दूसरा है बुद्धिस्ट, बौद्ध इसके बाद आते हैं, तो बौद्ध परसेप्शन तो मानेगा बेटा, जो ऊपर की चीज है उसको नीचे वाले सबको फॉलो करेगा। बौद्ध जो है परसेप्शन को मानता है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इन्फेरेंस मतलब होता है अनुमाना। अभी थोड़ी देर पहले देखो सीट में देखो लिखवाया है, ऊपर देखो ये लिखा है ना, ये देखो। तो बौद्ध किसको मानता है? अनुमाना को। यानी कि परसेप्शन को मानने के साथ साथ इन्होंने अपनी एक खुद फिलॉसफी दी मार्केट में, जिनको अनुमाना या फिर इन्फेरेंस के नाम से जाना गया। इतनी बातें समझ में आ गया? देखिएगा फिर इसके बाद इसका याद रखना बेटा, बौद्ध के बाद जो आता है वो जैन है। जैन जो परसेप्शन इन्फेरेंस को मानेगा। देखो बेटा मैंने कोई एक थ्योरी दे दी, कल आपको कमी लगा तो मेरी थ्योरी तो एग्जिस्ट करेगी, आपने एक और बना दी, फिर आपकी थ्योरी एग्जिस्ट करेगी, फिर उसने एक बना दिया। तो बौद्ध ने इन्फेरेंस को माना, जैन ने जो है परसेप्शन इन्फेरेंस के बाद एक नया चीज बना दिया जिसको टेस्टामोनी बोला गया है, शब्द। उसके बाद मीमांसा और आदित्य वेदांत, याद रखिए बेटा जो बातें बना समझ लेना। मीमांसा और आदित्य वेदांत एक फिलॉसफी है जिनको वेदांत नाम भी है, फिलॉसफी है। वो एक ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने सब के सब प्रमाण को एक्सेप्ट किया है। अनुमाना, अरे दिया तो है, इंग्लिश वर्ड है, समझे? ये देखो बेटा चौथे पॉइंट से रखना, पांचवा नीचे आएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। आदित्य वेदांत एक ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने 6 के 6 प्रमाणों को एक्सेप्ट किया है। बात समझे? 6 प्रमाणों को इन्होंने एक्सेप्ट करके इसके बारे में बताया है, उसी को बोला गया आपके पास आदित्य वेदांत, समझे? और सबने सबको नहीं माना है। आपको ये बताइए कौन सा प्रमाण को सबने माना है? अरे प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष या फिर परसेप्शन को, ये याद रखिएगा। और वेदांत ही एक ऐसे मुनि थे जिन्होंने 6 को माना है। अब जरा देखिएगा, बौद्ध जो है टेस्टामोनी को नहीं मानता, और जैन जो है इसके आने वाला अर्थापत्ति और निलब्धि को नहीं मानेगा। ये सीक्वेंस याद है? मैंने क्या कहा, इसके शब्द ही क्वेश्चंस बनाएंगे। इतनी बातें समझ में आया? ठीक है, देखो यहाँ पर वेदांत, हाँ वेदांत उन्हीं ने अपने नाम पे अपना फिलॉसफी और दोनों चीज एक साथ रखी थी। देखिएगा क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन देखो बेटा 87 नंबर क्वेश्चन, 87। बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण हैज बीन एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। आंसर क्या हो गया आपका? प्रत्यक्ष, जिसको परसेप्शन बोला था। इसके साथ साथ दूसरा कौन था? इन्फेरेंस, अनुमाना। ठीक है, लेकिन अनुमाना नहीं है तो प्रत्यक्ष तो है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो सबकी बातें कहता है। क्लियर हो गया? चलेगा, एक क्वेश्चन देखिएगा जरा नीचे, 89 नंबर क्वेश्चन, नहीं 88 नंबर क्वेश्चन। पता चला? मैंने आपसे कहा क्या कहा था? मेरे वर्ड ही क्वेश्चंस और जो थ्योरी है उसी से क्वेश्चन घूम के आएगा। बेटा आप 1 से 2 क्वेश्चन के लिए फाइट करने जाते हैं ऐसे, जो कि JRF लेवल तक लेके पहुंचाता है। आपको पता है कि चारवाक नहीं मानता किसी को, सिर्फ एक को ही मानता, परसेप्शन। जो मेरे सामने है उसी में मैं विश्वास करूंगा, जो मेरे सामने नहीं है मैं उसे देखूंगा तक नहीं, समझे? आप कह दो कि सर मैं करोड़पति हूं, चारवाक बोलेगा क्या फेंकती है, लेके आ, तो लेके आ, मेरे सामने दिखा और गिना, तब मैं मानूंगा तू करोड़पति है।
आज के डेट में ऐसे चारवाक हैं, बुला तो अगला ईगो पे हट हो गई, लेके आ गया करोड़पति, और पता चला अगले पल ये करोड़पति हो गया, वो जीरोपति हो गई है, उलट बक जाएगा। इसलिए चारवाक की थ्योरी को जरा संभल के यूज करें। अब क्लियर हो गया। अब मैंने इसको कोई स्पेशल काम तो किया नहीं था, आपको उसी नोट से ही चीजें करवा रहा हूं मैं आपको। देखिए अब मैंने क्या कहा, मैं सिर्फ शब्द और कहानियों के थ्रू आपको चीजें बता सकता हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि फिलॉसफी है, फिलॉसफी इज नथिंग बट द कहते हैं लिटरेचर वाला पार्ट है, समझे। सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया जाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अब इसी बच्चे क्वेश्चन में मेरे को बच्चे ने कहा था कि सर ये हमने नहीं कराया, क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए जरा, अभी शायद आपको भी नहीं कराया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको फिलॉसफी इतना बड़ा लंबा टर्म्स है ना बेटा, जिसको 6 महीना भी पढ़ाओ ना कवर नहीं होगा, इसलिए हम उतना ही कराते हैं जितना आपका पार्ट कवर करता हो, जितना सिलेबस कहता हो। तो इस केस में जरा ध्यान से देखना है बेटा, आपको अभी फिलहाल कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है जैसे अनुलब्धि है, अभावा है। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात कर लूँ, अनुलब्धि क्या है, एक परमाना है, और कौन ऐसा ऋषि मुनि था जो सबको माना है, तो अनुलब्धि का आंसर कौन जाएगा सीधा, बाकी के बारे में नहीं पता है हमें। अब जरा देख लीजिए बी का 3 कौन सा है, पता चला। अब देखिए बेटा, बी का 3 और कहीं है ही नहीं। और यकीन मानिए इस क्वेश्चन को मैंने जब पढ़ाया था, बच्चे मेरे ऊपर क्लेम करने आए थे, मैंने कहा कि बेटा सही बात बोल रहा हूं, मैं ये नहीं पढ़ाया और ये भी नहीं पढ़ाया, और इसको अगर पढ़ाने लग जाओगे ना तो 6 महीना से फिलोसफी पढ़ना पड़ेगा, समझे। और ये अपावा, ये अपोहा अभावा, ये जैन धर्म और सांख्य दर्शन में आता है, समझे। तो हमें कुछ नहीं, हमने जितनी थ्योरी पढ़ी उससे हमारा काम बन जाएगा, हमें उतना नहीं। इसलिए कहते हैं चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कई क्वेश्चंस होते हैं सेंस पे बनते हैं। क्या मैंने आपको अनुलब्धि नहीं बताया अभी, और बोला था कि 6 को 6 प्रमाण को एक्सेप्ट करने वाला है मात्र एक मुनि थे जिसका नाम था वेदांत। तो इतना तो दिमाग लगा सकते थे कि बी का आंसर क्या जाएगा हमारा 3। अब जरा देख लो बी का 3 कहाँ है, ये 20 का क्वेश्चन होगा, है ना 20 का, 20 की बात बता रहा हूं मैं, लॉकडाउन के समय की, समझे। ये था उसमें, है तो सही। तो आपको कुछ ही पार्ट जानना, मैच ऑफ द फॉलोइंग में सारे, क्योंकि देखिएगा कई क्वेश्चंस, देखो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, 60% 70% तक ही आप उसको अपना डिट्टो आंसर दे सकते हैं, यानी मेरे को इसका आंसर पता है। बाकी के जो 30% के तकरीबन होता है ना, उसमें आपको सेंस लगाना पड़ता है कि कौन सा चीज़ें कहाँ है, कैसी चीज़ें कहाँ पर है, क्लियर है। तो उसको सेंस के थ्रू में लगा के हम काम करते हैं। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। मैंने जो अब तक थ्योरी पढ़ाई आपको समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब तक के ऊपर की जो थ्योरी थी, जितना मेरे पास था मैंने करा दी। आगे पढ़ते थोड़ा सा प्रमाण, एक प्रमाण कराऊं या फिर यही रखो, कई लोग तो ना बोल देंगे। अब सिर्फ प्रमाण पढ़ना है, 6 प्रमाण, क्लियर हो गया बेटा। यहाँ तक सर एक प्रमाण थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। देखो क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग होता है, कई लोगों को नींद आ रही होगी। रौनक, हिम्बा, इसको तो नींद आ रही होगी। चलो थोड़ा सा पढ़ा देता। अब पहला उसमें मार्क कर लेना, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, अब बेटा आपको बता दूं, सेम वीडियो का लेक्चर मैंने 4 अलग अलग पार्ट में मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया। ये तो क्लास वाला रिकॉर्डिंग चल रहा है आपका, यूट्यूब में 4 इसका पूरा डिटेल करके मैंने पढ़ाया हुआ है। हाँ, कंपल्सरी कंडीशन है, देखना नहीं है, देखे क्या ही होगा, है ना। इतनी मेहनत करके आपको पहले डाला हुआ है कि अगर यहाँ छूट जाए तो वहाँ से देख लेना, डिट्टो चीज़ें 4। यहाँ तो एक क्लास में कर रहे हैं ना, वहाँ मैंने 4 अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग क्लासेस बनाई हुई है, ठीक है। मैं उसका लिंक आज उसी से अपलोड कर दूंगा उसमें, वहाँ से भी देख लेना। खैर चलो इस पर चले हम। देखो बेटा, प्रत्यक्ष नाम है PRATYKSH, प्रत्यक्ष। देखिए बेटा, प्रत्यक्ष जो है 2 वर्ड से बना है, एक को बोलते हैं प्रति, दूसरा मतलब होता है अक्ष। देखना, प्रति मतलब होता है बेटा फंक्शन ऑफ ऑर्गेन, अक्ष मतलब पहले देखना, अक्ष मतलब होता है सेंस ऑर्गेन। और इंसान किसी भी जीव के पास जो सेंस ऑर्गेन होता है वो होता है 5। कौन कौन से? आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, समझ में आया। और इसका हर एक का फंक्शन अलग अलग होता है। मैंने कहा ये पानी ठंडा है या गर्म है, ऐसा लगा लिया अच्छा सा, जीभ जला ठंडा था, ऐसे नहीं करते ना हम। तो यानी कि हर एक ऑर्गेन का इंसान का अस्तित्व के हिसाब से, किसी चीज को जानने के हिसाब से उसका फंक्शन अलग अलग यूज करता है। मैंने कहा मार्कर ब्लैक है या व्हाइट है, तो अब दिमाग कहता है कि भाई आंख जाके देख ले, यूजर जो है जानना चाहता है कि कलर क्या है। मैंने कहा पानी मीठा या नमकीन है, तो दिमाग कहता है टंग को या फिर तो ये टेस्ट को, जीभ को, कि जब भाई जरा पी के बताइए यूजर को,
यही चीज है कि यूजर को जरा बताइए कि ये सही है कि गलत है, यही कुछ हो सकता है ना। एक मिनट रुकना, आगे थोड़ा देखो। अच्छा समझ में आया? देखो, प्रति मतलब हो गया आपके पास क्या, किसी भी सेंस ऑर्गन का फंक्शन। बेटा हर एक सेंस ऑर्गन का फंक्शन अलग अलग होता है। आंख देखने का काम करता है जिसको विजुअलाइजेशन कहा जाता है, समझे। ईयर सुनने का काम करता है जिसको ऑडिटरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कुछ होता है। तो देखिए, तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण कहता है कि किसी चीज का एग्जिस्टेंस कैसे हो, समझे, उसके लिए आपका माइंड कौन से फंक्शन का इस्तेमाल, कौन से सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल कराती है, और इन सारी चीज़ों को जानने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अब माइंड ऑटोमेटिक नहीं कर देता है कि कोई चीज़ जानने के लिए आपका काम क्या करना चाहिए, कौन सा सेंस, क्योंकि आंखें सिर्फ देखती हैं, क्या देखती हैं इस बात का डिसीजन नहीं करता, वो हमारा दिमाग करता है, मनास। समझ में, मैंने इसे देखा, ये क्या है, ब्लैक है या व्हाइट है, तो आंख सिर्फ देख रही है, लेकिन ये ब्लैक कहलाएगा, ये माइंड कहता है, आंखें नहीं कहती, समझे। तो देखिएगा, अब इसके कुछ प्रोसेस होते हैं बेटा। प्रत्यक्ष प्रमाण किस तरह से यूज किया जाता है, तो देखिएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण नाम कहता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष करने मतलब होता है दूसरे फॉर्म में कि मेरे सामने हो जाए। सामने क्या होना चाहिए, आपको खुद, आप किसी चीज का ऑब्जेक्ट, मैंने कहा कि बेटा ये ठंडा है, तो आप नहीं मानोगे, मेरे सामने लाओ, मैं खुद टच करूंगी, समझे। तो उसके लिए पहला आपका खुद का उस ऑब्जेक्ट के पास, इसका प्रोसेस होता है प्रत्यक्ष प्रमाण का, कि खुद का उस ऑब्जेक्ट के पास होना कंपलसरी होता है, पहला। दूसरा चीज होता है, इसको डिसाइड करता है हमारा मनास। मनास करने मतलब माइंड। आप जब वहां चले बैठ जाएंगे, जैसे मैंने कहा बोतल में पानी है, ठंडा है या गर्म है, ठीक है, या मीठा या नमकीन है, ये चीजें तब होता है जब ये पानी आपके सामने आ जाएगा। दूसरी बात, मैंने कहा मीठा या गर्म है, उसमें आपका माइंड तय करेगा कि यूजर ने कहा है कि ठंडा और गर्म का ऑब्जेक्ट पता करना, तब वो इस्तेमाल करेगा, भाई टेस्ट टंग, जीभ तू जाके चेक कर, ठंडा गर्म हाथ को बोलेगा तू जाके टच कर। तो यानी प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रोसेस होता है, पहले आपका खुद का होना, दूसरा आपका माइंड का, फिर थर्ड पर्सन होता है किस ऑर्गन से काम करवाना है, इसलिए थर्ड पॉइंट होता है आपके पास ऑर्गन्स, समझा। उसके बाद ऑर्गन क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को जाके चेक करता है, चेक करने के बाद फिर ये मनास के पास जाता है और रिजल्ट के रूप में यूजर को बताता, अच्छा ये रहा सर आपका रिजल्ट, पानी ठंडा है। क्लियर है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को करने के ये 5 स्टेप होते हैं आपके पास, याद रखिएगा। पहले खुद का होना, उसके बाद आपका माइंड या मनास का होना, तीसरा मानस द्वारा डिसाइड किया गया ऑर्गन्स का होना, और ऑर्गन के बाद आपको प्राप्त नॉलेज का होना, समझ में। अगर आपका माइंड किसी चीज को जानने के लिए अगर सही ढंग से अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं करा पाता है, यानी आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, और ऐसे लोगों को पागल बोलते हैं। डिफिनेशन ऑफ पागल, समझे। जब आपका माइंड किसी भी फंक्शन को ढंग से ना काम करा पाए तो उसे हम पागल के तौर पे जानते हैं, उसी को बोलते हैं अपना सेल्फ, मनास, ऑर्गन और ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए, अब आपके सेंस ऑर्गन के कुछ फंक्शंस होते हैं, ये देखना। देखो, पहला होता है आइज, जिसको विजुअल का काम कहते हैं, ये मैच द फॉलोइंग में आता है, इस तरह के क्वेश्चन। नोज ऑल्फैक्टरी, सूंघना। तीसरा ईयर ऑडिटरी, मतलब सुनने का फंक्शन है इसका। तीसरा टंग, टेस्ट, और पांचवा स्किन, गैस्ट्रोलॉजी, समझे, महसूस करना, यही चीज होता है। देखिएगा, ध्यान समझे बेटा। अब इसके टाइप्स देखिए, इसके टाइप्स 2 पोर्शन में मैं आपको बांटूंगा, देखिएगा।
एक आपके पास यहाँ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, वो है रिकॉग्निशन। सबसे ज़्यादा ये तीनों आएगा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन है। पहला होता है इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट, निर्विकल्प, सर्विकल्प और रिकॉग्नाइजेशन। वो नेक्स्ट क्लास की बात है, पहले वाला बता दे। रिकॉग्निशन, प्रतिवंजना, बेटा भर भर के क्वेश्चन आए उससे। प्रतिवंजना क्या होता है, बस परसेप्शन के बारे में थोड़ा सा ऊपर वाला बता देता हूँ। पहला परसेप्शन होता है लौकिक, जिसको बांटा गया है आपके सेंस के बेस पर, यानी कि ऑर्गन के बेस पर। यह दो तरह का होता है, पहला होता है ऑर्डिनरी, दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बेटा सपने देखते हैं, है ना, रात में देखे थे करोड़पति बन गई मैं तो सुबह क्लास लेने नहीं जाऊंगी, अब तो बन ही गई, है ना। सुबह जब धक्के मार के जगाया गया जा क्लास, तब पता चला मेरा सारे पैसे तो इन्होंने हड़प लिए। और मेरी बहन है, वो कोई एक सपना देखेगी, उठा दूंगा, भाई 5 मिनट सपना दो, सोने दो, एक सपना देख रहे उसको पूरा करना है। हमने भाई सोचा है। देखो अब देखिए बेटा, एक होता है ऑर्डिनरी परसेप्शन। ऑर्डिनरी कहने का मतलब जो इस लोक का है, लौकिक। दूसरा होता है एक्सटर्नरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब आप कभी सपने देखते हैं ना, तो उसमें भी एक कहते हैं ना यूनिवर्स क्रिएट होता है, समझे, लौकिक होता है, वहाँ पर भी इंसान ही होते हैं। और सपने आप उसी को देखते हैं जिसके आप जानते हैं, जिस चेहरों को जानते हैं उन्हीं का देखेंगे। जैसे मैं आपको जानता हूँ तो आपके सपने आ सकते हैं, जिसको मैंने नहीं देखा है उसके सपने कभी नहीं आते। कभी इसको गौर करके देखना। जैसे मैं आप सबकी शक्लें पहचानता हूँ, तो मेरे सपने में आप आ सकते हो, ठीक है, मुँह धो सकते हो, मुझे पता ना तेरे सपने में भी तो था, है, वही चीज़ है। और जिसके चेहरे को आप नहीं जानते, या जिस ऑब्जेक्ट को आप कभी मिले नहीं, देखे नहीं, सामने आया नहीं, उसके सपने कभी नहीं आते, समझे। लेकिन वहाँ पर भी एक यूनिवर्स क्रिएट होता है, लेकिन वो अलौकिक होता है, इसलिए इसको। और उसे देखता भी कौन है, आपकी आंखें ही तो देखती हैं। आप बोलेंगे सर अंधा कैसे देखेगा, बेटा उसको जब अलौकिक दुनिया की बात करते हैं तो वहाँ उसकी आंखें होती हैं, इस लोक में नहीं है, तो उस लोक में तो होगा, समझे। सपने वो भी देखते हैं। देखो पहला होता है ऑर्डिनरी परसेप्शन, जिसको लौकिक के नाम से जाना जाता है। लौकिक का ऑर्डिनरी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उसके। लौकिक के अंदर जो आपका काम होता है, पहला होता है एक्सटर्नल, जो कि परसेप्शन मतलब महसूस किया जा सकता है। एक्सटर्नल पार्ट के रूप में क्या है, हमारा आँख, नाक, कान, जैसे एक्सटर्नल है। दूसरा इंटरनल भी होता है, इंटरनल परसेप्शन। ये कौन फील कहता है, हमारे सेंस ऑर्गन है। जैसे पहला फीलिंग, महसूस करना, हवा है, बंद कर दूँ अभी लाइट, क्या क्या फील करेंगे, वो तो है ना, तो उसको बोलते हैं इंटरनल। डिजायरिंग, विश करना किसी चीज का। पेन, दर्द होना, मैं सुई चुभो दूं, हाँ है वो देख, अभी पगले चुहाया भी नहीं, हाँ कर रहा है। नेक्स्ट डे हमारे पास विशिंग, विशा करना है? मेरी गुड़िया सुनती है ना, आज शनिवार है, ऐसा कुछ गाना होता है ना, चूहे को बुखार है, कुत्ते को हो गया, अच्छा तोते को है, उसने लगाई दी सुई, वही हाल हो गया। तो पेन है तो सही, तो लौकिक है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जब बात करेंगे, इसके अंदर 3 फिर से होता है। सामान्य दर्शता होता है, फिर होता है क्या नाम हो रहा है, जना लक्षणा, और होता है तीसरा योगास, समझे। 3 होता है, सिर्फ इसको समझ लीजिए, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात में कराऊंगा। देखिएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उधर की बात कर रहा हूँ, पहले मैं इधर का तो समझ में आ गया आपका, आँख नाक सुनकर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामान्य लक्षणा, देखो समान लक्षणा क्या होता है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जो हम नहीं सोचते हैं, बाहर की बातें होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, मुझे इसके बारे में 5 वर्ड सुन के बताना। मैं कुछ एक वर्ड बोल रहा हूँ, इसके बारे में 5 बातें आपको सोचना है। मैंने कहा द काव, 5 बातें सोच लिया, क्या सोचा, एक जानवर होता है ना। दूसरा क्या सोचा, गाय दूध देती है, समझे, गाय घास खाती है, समझे। तो इस तरह से जब आप 5, एक ऐसा अलौकिक चीजें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जिसको सभी लोग कॉमनली सोचते हैं, समझे। तो ऐसे ही एक्स्ट्रा परसेप्शन को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामान्य लक्षणा कहा जाता है, जो कि एक संपूर्ण ग्रुप किसी एक चीज़ के बारे में जानते हैं, तो उसको हम सामान्य लक्षणा कहते हैं, समझे। ऐसे बहुत सारी बातें होती है। जैसे आप नेट पढ़ते हैं, तो सबका डिजायर या विश क्या है, क्वालिफाई कर देना। नहीं मेरे को तो मन नहीं कर रहा है, सोचूंगा, है सुशांत। तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं समान लक्षणा। जब ऐसा लक्षण जो कि अलौकिक है, बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, हम मेरे बस की नहीं होती है, समझे, लेकिन हम महसूस और देखते जरूर है, उसको बोला जाता है हमारे पास सामान्य लक्षणा, समझे। नेक्स्ट होता है जना लक्षणा। जना लक्षणा कहने का मतलब, अभी मैंने क्या कहा कि 5 वर्ड स्टेटमेंट सोचिए द काव पर। सोच लिया कि गाय जानवर होती हैं, गाय हमारी माता है, दूध देती है, घास खाती है, ऐसे कुछ लोगों ने काफ़ी चीज़ सोच लिया, समझे। कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने लिए ही वैलिड करती है, हमारी गाय दूध नहीं देती है, समझे, इसकी एक पूंछ है, बहुत मारती है। तो कुछ ऐसी बातें जो कि अलग अलग लोगों द्वारा
जो पर्टिकुलर सोचा जाता है उसको बोलते हैं जना लक्षणा, यानी जन जन का लक्षण, जो कि समान लक्षण से हटके होता हो उसको बोलते हैं जना लक्षणा। समझे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच लेना। जैसे मैंने कहा कि दूध पीने के बहुत फायदे होते हैं, क्या क्या फायदे तो आपने सोच लिया, कुछ ने तुरंत दिमाग लिया ना पीऊँ तो क्या होगा। याद कीजिए, मैंने एक फैलेसिस पढ़ाया था, स्ट्रॉमैन, सुनहरे ढांचे का कहते हैं ना कि बदलना, या फिर सुनहरे ढांचे को बदलना, या फिर चोट पहना। मैंने बताया कि दूध पीने से फायदे होते हैं, तो किसी ने उसके ढांचे को बदल दिया, ना पीऊँ तो क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, है, मैं बड़ा नहीं होऊंगा, मैं भूखा रह जाऊँगा। तो इसको बोला गया स्ट्रॉमैन, पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ध्यान में, वो इसका कल्पना, वो होता है जना लक्षण। नेक्स्ट होता है योगाज, मेडिटेशन। देखो बेटा, योगाज और मेडिटेशन कहने का मतलब है, कई लोगों का आपने देखा है कि अध्यात्मक होते हैं, आपके मीमांसा यानी कि उसका अपने की खुद की शक्ति ऐसे हो जाती है कि किसी बच्चे को देखकर, जैसे एक गाइडर, देखो बेटा यहाँ खड़ा होना इसी पे प्रोफेसर वाली बात या पढ़ाने का लक्षण नहीं है। मैं 11 से 12 सालों में इतना तो सीख चुका हूँ कि कौन सा बच्चा कितने पानी में। कई बच्चे आते मेरे से डेमो लेते हैं, तो डेमो आप मेरा नहीं ले रहे होते, मैं आपका ले रहा होता हूँ। मुझे आपके बारे में पढ़ना पे सीख जाना होता है कि आप कितने लेवल में, आपको कहाँ से स्टार्ट किया जाना चाहिए और क्या क्या कमी है आप में, समझे। और ये क्या होता है, मेरा एक मेहनत है, एक योगास है मेरी। योगा करने का मतलब नहीं बैठ के ओम करना, एक प्रैक्टिस होना, मेहनत करना। जैसे कई ऋषि मुनि ऐसे होते हैं, आपको देख के बता देंगे बेटा आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, समझे। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के शरीर में या फिर कुछ ऐसे निशाने देख के बोल दिया जाता है कि बेटा ये तो आगे जाके बड़ा आदमी बनेगा या फिर समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। वो अलग वाली बात है कि आपके बारे में नहीं बोला गया है ना, लेकिन वहाँ तो बोलते हैं, तो इससे बोला जाता है। ये उसके अंदर कैसे होता है, एक योगा से, एक प्रैक्टिस से, एक मेडिटेशन से, भले वो आगे जाके क्या होता है नहीं होता है, तो ये होता है, उसको बोलते हैं योगा, मेडिटेशन, जो प्रैक्टिस से आती है, समझे। और इसके निर्माता करने वाले थे, नाम थे पतंजलि, नाम सुने। इसका एग्जाम्पल है बेटा न्यूमरोलॉजी, नाम सुना है, एस्ट्रोलॉजी नाम सुना है, पामेलॉजिस्ट। अरे हाथ को देखकर, अरे आपकी तो 4 शादियां हैं, कोई मेरे से बोले दिल खुश हो जाए, किसी ने बोला तक नहीं है बट आसपास मेरी वाइफ ना हो, नहीं तो मैं निपट जाऊंगा। तो वो बोलते हैं ना कि आपके हाथ को देख के, आपकी तो सरकारी नौकरी है, आपकी ये है वो है, बहुत सारी बातें बोलते हैं, है ना। तो वो क्या है, एक तरह का योगास है। योगास करने का मतलब किसी चीज़ के रूप में इतनी मेहनत और अध्यात्म कर लेना कि आपको देख के उसके बारे में बता देना। एक परसेप्शन ही तो है, देखा सोचा, आप मेहनत करते हो, ऐसा थोड़ी कि मेरा सेंस ऑर्गन अलग मेहनत किया है। सेंस ऑर्गन से कोई लोग बहुत, जैसे आप आज बाइक चलाना सीख लो, कोई लोग 10 साल से चलाना सीख रहे हैं, तो वो छोटे से गलियों में निकाल लेगा, तो वो उसका योगास है, समझे, उसके सेंस ऑर्गन का प्रैक्टिस है, समझे, उसे बोलते हैं योगा। योगा करने का मतलब मेडिटेशन वाला पोर्शन नहीं होता है, केवल वही नहीं होता, आपके सेंस ऑर्गन का उसको लेकर प्रैक्टिस होना। क्रिकेट क्या कोहली साहब ही खेलते हैं, सब लोग खेलते हैं, लेकिन उसका योगा, उसका मेडिटेशन, उसका सेंस ऑर्गन इतना जबरदस्त हो चुका है कि वो बाकियों से बहुत बेहतर है, समझे। जो बेहतर खेल पाता है उसी को बोलते हैं योगा, मेडिटेशन। पैमोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, हाथ की रेखाओं को देख के बताते। न्यूमरोलॉजिस्ट आपके नंबर को जन्म देता का, मेरे को कई बार कहा गया कि आपके नंबर में सर ऐसे ऐसे दोष हैं, बोले नंबर में भी तरीके होते हैं क्या, तो बोले हाँ, मानना है मानो तो मानो, नहीं तो छोड़ दो, समझे। कई लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो ये क्या कहते हैं, राशि है ना, राशि बंदे ये होता है ना, कन्या राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, ये सारी चीज बोलते रहते हैं ना, उस पर भरोसा करते हैं। वो क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन कहलाता है, समझे। तो ये एक पोर्शन होता है जो परसेप्शन को डिफाइन कर। अब इसके क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास से करवा दूंगा, क्योंकि अभी काफी लोग बोर होने लगे। चलो बंद कर देना इसे।